सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग टर्म के बारे में, जो कि मात्र मैंने आपको एक्सपेंडिचर तक बताया था। एक्सपेंडिचर के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है खर्च, जिसको व्यय के नाम से जानते हैं। एक्सपेंडिचर के बारे में मैंने आपको बताया था कि जैसे गुड्स को प्रोड्यूस यानी कि उत्पादन करने तथा गुड्स की सेल और सर्विस होने में करने में होने वाले खर्च हमारे क्या कहलाते हैं? एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। इसका एक मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया था कि मान के चलिए कि जैसे आपने बिजनेस किया किसका? बैग का। तो बैग को चूंकि आपने बिजनेस किया है बैग बनाने का, तो मान के चलिए कि बैग का आप क्या करेंगे? रॉ मटेरियल खरीद के लेके आएंगे। जैसे बैग में लगने वाले कपड़े को आप खरीद के लेके आएंगे, उसका चैन आप खरीद के लेके आएंगे, उसका धागा आप खरीद के लेके आएंगे। तो जो भी आप कच्चा माल खरीद के लेके आ रहे हैं अपनी मतलब प्रोडक्ट को तैयार करने में जो आप खर्चा कर रहे हैं, उसको हम एक्सपेंडिचर ही बोलते हैं। एक प्रकार के वो भी हमारे बिजनेस के एक्सपेंस हो रहे हैं, लेकिन उस एक्सपेंस को हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर बोलते हैं। फिर मान के चलिए कि आप जो है बैग के पूरे सामान आपने ला दिया, मटेरियल ला दिया आपने, उसके बाद से आप लेबर रखेंगे, लेबर रख करके बैग को आप बनवाएंगे। बैग को बनवाने में जितना भी खर्चा आप दे रहे हैं, जितना भी खर्चा आप कर रहे हैं, उसको हम एक्सपेंडिचर ही बोलते हैं। इसके बाद से मान के चलिए कि किसी व्यापारी ने आपसे फोन किया कि ऐसा है कि हमको 100 पीस बैग की जरूरत है, आप हमको बैग दे दीजिए। उसके बाद से क्या करेंगे? उसको वहां तक भिजवाएंगे, उसका भी खर्चा एक्सपेंडिचर में ही बोला जाता है। उस पूरे खर्चे को हम एक्सपेंडिचर ही बोलते हैं। एक तैयार करने से लेकर के और प्रोडक्ट को सेल तक करने तक की जो भी प्रक्रिया होती है उसको एक्सपेंडिचर ही बोला जाता है। वो जितने भी खर्च होते हैं उस पूरे खर्च का नाम एक्सपेंडिचर होता है। अगला क्या दिया है? वो है आपका प्रॉफिट। क्या दिया है? प्रॉफिट। करा है कि द एक्सेस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड कॉल्ड प्रॉफिट। करा है कि द एक्सेस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू का अमाउंट ओवर एक्सपेंस कह रहा है कि जैसे द एक्सेस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू यानी कि जो रेवेन्यू का अमाउंट होता है, वो कह रहा है कि ओवर एक्सपेंस ड्यूरिंग यानी कि एक्सपेंस के बाद अगर हमारा कुछ होता है, मतलब कुछ बचता है हमारा बैलेंस, तो कह रहा है कि अकाउंटिंग पीरियड में उसको हम प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है सबसे पहले, कह रहा है कि द एक्सेस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस, यानी कि कह रहा है कि जो हमारी रेवेन्यू का अमाउंट होता है एक्सपेंस के बाद जो हमारा पास बचता है अकाउंटिंग पीरियड में, उसी को हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने कमाया 10 रुपये और मैंने खर्चा कर दिया 15 रुपया, तो उसको तो हम इनकम नहीं बोलेंगे। इनकम के बारे में भी मैंने आपको बताया था। इनकम का मतलब ये होता है कि अगर मैंने कमाया 10 रुपया और खर्चा कर दिया मैंने 2 रुपया, तो 8 रुपये हम बोल सकते हैं कि हमारे बिजनेस का इनकम। लेकिन प्रॉफिट क्या होता है? तो प्रॉफिट किसी एक प्रोडक्ट में आपको प्रॉफिट होता है। जैसे मान के चलिए आपने किसी प्रोडक्ट को आपने खरीदा है 10 रुपया में, ठीक है, और आप जो है किसी को बेच दे रहे हैं 15 रुपये में, तो 5 रुपया वो आपका क्या कहलाता है? प्रॉफिट कहलाता है। आपने 10 रुपए में खरीदा, उसको आपने 15 रुपए में बेच दिया, तो 5 रुपए आपका क्या है? प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। अगला क्या दिया है? गेन। और गेन का मतलब होता है किसी चीज को हासिल करना, प्राप्त करना। तो कह रहा है कि किसी एक ट्रांजेक्शन से प्राप्त होने वाला प्रॉफिट ही गेन कहलाता है। किसी एक ट्रांजेक्शन से प्राप्त होने वाला प्रॉफिट ही गेन कहलाता है, जो आकस्मिक प्राप्त हो, जैसे कि सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, विनिंग ऑफ कोर्ट केस, एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, इटीसी। कह रहा है कि कोई भी एक ट्रांजेक्शन अगर हम कर रहे हैं, अगर उससे हमको प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है, वही हमारे लिए क्या है? गेन है। जैसे एग्जांपल लिया हुआ है, और ये आकस्मिक प्राप्त होते हैं, जैसे सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जैसे मान के चलिए आपने कोई फिक्स एसेट्स बेचा, आपने खरीदा था कुछ और रेट में और बेच दिया कुछ और रेट में। आपने किसी फिक्स एसेट्स को आपने 100 रुपए में खरीदा था और उसको आपने डायरेक्टली 200 रुपए में आपने बेच दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? गेन होता है। गेन का मतलब उस हमको तत्काल में आकस्मिक में प्राप्त हो रहा है। अगला क्या दिया है? अगला यहाँ पे दिया हुआ है विनिंग ऑफ कोर्ट केस। का मतलब ये होता है कि कोर्ट में कोई आपका केस चल रहा हो और अचानक से आप उस केस को जीत गए, तो इसको भी हम बोलते हैं क्या? गेन बोलते हैं। ठीक है, उसको भी हम गेन ही बोल सकते हैं। अगला लिखा है एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर किसी वैल्यू में, जैसे अगर किसी एसेट्स में मूल्यह्रास हो रहा हो, तो जैसे प्रोडक्ट में मान के चलिए कि जैसे प्रोडक्ट आपने खरीदा है, जैसे मान के चलिए कि हमारे पास गाड़ी है और गाड़ी को मैंने 15,000 रुपये में खरीदा है। अचानक कोई कस्टमर भेटा गया जिसको 15,000 रुपये में तो मैंने खरीदा था, कोई कस्टमर हमसे भेटा गया, उसको मैंने अचानक से 30,000 रुपया दिया, उसको मैंने दे दिया। उसको हम गेन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अचानक दाम लगा, अचानक से मैंने बेच दिया, तो प्रॉफिट हो रहा है ना। तो प्रॉफिट होने पे हम उसको गेन ही समझेंगे, क्योंकि अचानक से वो पैसे, अचानक से उसका मूल्य में वृद्धि हो रहा है। ठीक है,
तत्काल मतलब जो प्रॉफिट हमको होता है उसी को हम गेन बोलते हैं, और सिंगल ट्रांजेक्शन में हमको गेन की प्राप्ति होती है। सिंगल ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन में हमको गेन मिलता है। अगला क्या दिया है, लॉस। लॉस मतलब हानि। यहाँ पे कह रहा है कि किसी अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस का अमाउंट रेवेन्यू से जितना अधिक होता है वो अमाउंट ही बिजनेस का लॉस अमाउंट कहलाता है। क्या लिखा हुआ है, किसी अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस का अमाउंट रेवेन्यू से जितना अधिक होता है वह अमाउंट ही उस बिजनेस का लॉस अमाउंट कहलाता है। रेवेन्यू का मतलब इनकम, आमदनी, और एक्सपेंस का मतलब खर्चा। तो जैसे यहाँ पे हम समझेंगे लॉस के बारे में, लॉस का मतलब होता है हानि। कह रहा है कि किसी अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस का अमाउंट रेवेन्यू से जितना अधिक होता है वह अमाउंट ही उस बिजनेस का लॉस अमाउंट कहलाता है। जैसे मैंने रेवेन्यू प्राप्त किया, आमदनी मैंने किया 15 रुपया, कितना रुपया, 15 रुपया, और खर्च कर दिया मैंने 20 रुपया। कमाया मैंने 15 रुपया और खर्च कर दिया मैंने 20 रुपया, तो कै रुपये का प्रॉफिट हुआ, 5 रुपए का लॉस हुआ। तो हमारे बिजनेस का लॉस अमाउंट हम 5 रुपया ही बताएंगे, क्योंकि 15 रुपया तो 15 रुपया नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस में एक्सपेंस मात्र 5 ही रुपये एक्स्ट्रा हो रहा है। तो उसी एक्स्ट्रा जो अमाउंट हमारा होता है, जो हमारा मतलब अमाउंट जो एक्स्ट्रा होता है, उसी अमाउंट को हम लॉस के नाम से जानते हैं। हमने किसी बिजनेस में कमाया 15 रुपया और उससे ज्यादा मैंने एक्सपेंस कर दिया, तो जितना हमने एक्सपेंस किया है, इनकम से जितना ज्यादा आप एक्सपेंस किए वही एक्सपेंस का अमाउंट आपका क्या कहलाता है, लॉस में जाता है। ठीक है ना। 100 रुपये आपने कमाया दिन भर में सुबह से लेकर शाम तक में, और आपने खर्चा कर दिया 110 रुपया, तो 10 रुपया आपका लॉस होता है। ठीक है ना। वही कह रहा है, एक अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस का अमाउंट, यानी कि जो एक अकाउंटिंग पीरियड होता है, अकाउंटिंग पीरियड 1 मंथ का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है, और 1 साल का भी हो सकता है। और किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में अगर एक्सपेंस का अमाउंट रेवेन्यू से अगर अधिक होता है तो वह अमाउंट ही हमारे बिजनेस का लॉस मतलब लॉस अमाउंट कहलाता है। जितना ज्यादा होगा उसी को हम लॉस में क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे, लॉस बोल सकते हैं। अगला क्या दिया है, डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब छूट, कटौती। जैसे कोई सामान हम खरीदने जाते हैं, पूछते हैं कै रुपए का है, तो 100 रुपए का, नहीं 70 रुपए में दे दीजिए। क्यों, 70 रुपए में दे दीजिए, तो कहता है नहीं, हम ज्यादा से ज्यादा आपका डिस्काउंट करेंगे तो मात्र 10 रुपए डिस्काउंट कर सकते हैं, इतना हम नहीं छोड़ सकते। 100 रुपए का है, हम 70 रुपए में कैसे ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसको जब तक बचत नहीं हुआ तब तक उधार देगा, तब तक वो डिस्काउंट करेगा नहीं, करेगा, उसको भी कुछ प्रॉफिट होगा तभी जाके कुछ आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। जो लेना सब कोई चाहता है लेकिन देना कोई नहीं चाहता, सही है ना। हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो क्या कहते हैं कि अगर हम डिस्काउंट करा लेंगे तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी, लेकिन ये गलत है। डिस्काउंट आपकी एक प्रक्रिया, उसको कराना चाहिए, उससे इंसल्ट नहीं होता है। अरे जो पैसा बचेगा आपके जेबे में तो रहेगा, ऐसा थोड़ी ना पैसा निकाल लेगा। क्यों, अगर 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, आपको 90 रुपए में दे रहा, तभी 10 रुपए आपकी जेबे में तो बच रहा है। तो डिस्काउंट का मतलब होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि किसी गुड्स की प्राइस में होने वाले डिडक्शन, छूट या कटौती ही डिस्काउंट कहलाता है। और डिस्काउंट प्रायः 2 प्रकार के होते हैं। क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि किसी गुड्स की प्राइस में होने वाले डिडक्शन, यानी कि छूट, कोई गुड्स आपने खरीदा, उसमें आपकी क्या हुई, कटौती हुई, उसी को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में डिस्काउंट के नाम से जाना जाता है। और डिस्काउंट होता कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का, एक आपका ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा आपका होता है कैश डिस्काउंट। अब दोनों डिस्काउंट में अंतर, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट के बारे में हम बात करें तो लिखा भी है कि ट्रेड डिस्काउंट प्रायः एक मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर टू रिटेलर को दिया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य सेल्स को प्रमोट करना होता है, और यह डिस्काउंट प्रायः फिक्स परसेंटेज के रूप में होता है। ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब ये बिजनेसमैन के अंतर्गत किया जाता है, ये डिस्काउंट बिजनेसमैन के अंतर्गत होता है। जैसे मैन्युफैक्चरर का मतलब जो गुड्स को तैयार कर रहा है, होलसेलर का मतलब जो गुड्स को खरीद रहा है, रिटेलर का मतलब जो होलसेलर से खरीद रहा है। तो इन लोगों में जो डिस्काउंट दिया जाता है उसका नाम हम ट्रेड डिस्काउंट के नाम से जानते हैं, और एक फिक्स परसेंटेज के रूप में होता है। मतलब मैन्युफैक्चरर देगा होलसेलर को 10%, तो ऐसा नहीं है कि होलसेलर जो है रिटेलर को दे देगा 20%, वो भी 10% देगा। समझ में आ रहा है ना। तो इन लोगों में जो डिस्काउंट होता है, इस डिस्काउंट का नाम हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। क्यों, क्योंकि वो बिजनेस में अपना डिस्काउंट चल रहा, और इसका मेन उद्देश्य होता क्या है, सेल्स को प्रमोट करना, सेल्स को बढ़ावा देना। चूंकि जुड़ा हुआ है कौन,
जैसे एक रिटेलर जुड़ा हुआ है किससे, होलसेलर से। अगर रिटेलर को कोई सामान की जरूरत पड़ेगी तो किसके पास जाएगा, होलसेलर के पास जाएगा। और होलसेलर किसके पास जाएगा, मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा। तो जब तक उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा तब तक वो कहाँ खरीद ही पाएगा, उसको डिस्काउंट मिलना है ना। तो ये फिक्स परसेंटेज के रूप में होता है। अगर मैन्युफैक्चरर होलसेलर को 10% दे रहा है तो होलसेलर भी रिटेलर को 10% ही देगा। एक प्रकार का वो भी हमारा डिस्काउंट होता है। अगला क्या दिया है, तो अगला लिखा है कैश डिस्काउंट, नगद छूट के नाम से जिसको जानते हैं। तो कह रहा है कि बिजनेस में कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए या फिर कैश को टाइमली कलेक्ट करने के लिए इस डिस्काउंट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए कि आपने किसी को 10,000 रुपया उधार आपने दे दिया, एज्यूम करिए आपने किसी को 10,000 रुपया उधार दे दिया। अब वो पैसा आपको रिटर्न कर ही नहीं रहा है, बहुत लंबा टाइम ले रहा है। वो कह रहा है कि नहीं 10-15 महीने के बाद हम वापस करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उस पैसे को पाने के लिए आप चाहेंगे तो कहेंगे कि ऐसा भैया आप 10,000 रुपया पाना है, चलिए 10,000 रुपया मत दीजिएगा, 10,000 रुपया आपसे जो पाना है पूरा पूरा 10,000 ना दे करके चलिए मात्र हम 500 रुपया आपके पैसे में छोड़ दे रहे हैं, वो पैसा आप हमको ला करके जमा कर दीजिए। तो उसके लिए तो कैश डिस्काउंट हो गया ना। यानी कि जैसे ही आप 500 रुपया उसको डिस्काउंट करेंगे तो क्या करेगा, पूरा पैसा ला करके 9,500 रुपया आपको ला करके आसानी तरीके से वो दे देगा। टाइम से कलेक्ट भी हो गया, उसके लिए कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा। ऐसे डिस्काउंट को कैश डिस्काउंट के नाम से हम जानते हैं। समझ में आ रहा है। तो कैश डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि टाइमली वो कलेक्ट भी हो जाता है और वो एक प्रकार का उसको छूट भी प्राप्त हो जाता है। तो इसको हम कैश डिस्काउंट के अंतर्गत रखते हैं। कोई दिक्कत। अब चलिए, और डिस्काउंट भी दो प्रकार का होता है। इसमें तो दो प्रकार का दिया ही है, जब हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो डिस्काउंट दो होता है। एक होता है आपका डिस्काउंट अलाउ और दूसरा होता है डिस्काउंट रिसीव। तो डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट तब हम बनाते हैं जब किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। किसी प्रोडक्ट को परचेज करते समय डिस्काउंट हमको प्राप्त होता है ना, और वही किसी प्रोडक्ट को अगर हम सेल करते हैं तो डिस्काउंट अलाउ होता है, डिस्काउंट हमको देना होता है। तो जब रिसीव होगा तो इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत उसका लेजर बनाएंगे, और जब अलाउ होगा तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत उसका लेजर बनाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्या लिखा हुआ है, बाउचर। बाउचर का हिंदी होता है प्रमाणक। बाउचर होता क्या है, तो कह रहा है कि किसी ट्रांजेक्शन के सपोर्ट में तैयार किए जाने वाले डॉक्यूमेंट को बाउचर कहते हैं, जैसे कैश मेमो, इनवॉइस, चालान, रिसिप्ट, ईटीसी। ठीक है। कह रहा है कि किसी ट्रांजेक्शन के सपोर्ट में, जैसे कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है उसकी सपोर्ट में अगर हम किसी डॉक्यूमेंट को तैयार कर रहे हैं, उसी डॉक्यूमेंट का नाम बाउचर होता है। कह रहा है कि जैसे कैश मेमो, कैश मेमो भी एक प्रकार का आपका बाउचर है, इनवॉइस भी एक प्रकार का आपका क्या है, बाउचर है, और चालान भी एक प्रकार का बाउचर है, और प्लस जो रिसिप्ट आपको मिलता है वो भी आपका क्या है, बाउचर ही है। ठीक है। ये सब हमारे क्या है, ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करने में तैयार होते हैं, डॉक्यूमेंट है, एक प्रकार के ट्रांजेक्शन को हेल्प करते हैं। अगला क्या दिया है, गुड्स। अगला क्या दिया है, गुड्स। गुड्स का मतलब होता है माल। यहाँ पे लिखा भी है कि व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु उस बिजनेस के लिए गुड्स कहलाता है। और दूसरे शब्दों में बिजनेस में पुनः सेल करने के उद्देश्य से खरीदी गई वस्तु हमारी क्या कहलाती है, गुड्स कहलाती है। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु उस बिजनेस के लिए गुड्स कहलाता है। जैसे हमारे दुकान में 25 कंप्यूटर रखा हुआ है, तो उसको मैंने किस लिए रखा है, सेल करने के लिए रखा। तो हमारे गुड्स का नाम क्या, लैपटॉप बोल सकते हैं, कंप्यूटर बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने बिजनेस में दूसरा आइटम नहीं रखा है, केवल मैंने कंप्यूटर ही रखा है, लैपटॉप ही रखा है। वो भी किस पर्पज से मैंने रखा है, बेचने के पर्पज से रखा है। तो वही कंप्यूटर हमारे लिए क्या है, गुड्स है। क्या है, गुड्स है। या फिर मान के चलिए कि मैंने 25 ट्रैक्टर अपने बिजनेस में ला करके रखा है, 25 ट्रैक्टर हमको बेचना है, तो हमारे लिए गुड्स तो ट्रैक्टर ही होगा ना। क्या होगा, ट्रैक्टर ही होगा, जिससे हम मतलब अपना व्यापार क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और कह रहा है कि दूसरे शब्दों में बिजनेस में पुनः सेल करने के उद्देश्य से खरीदी गई वस्तु गुड्स कहलाती है। अगर हमारे बिजनेस में 25 पीस लैपटॉप आया है तो अपनी रीजन क्या है, सेल करना, बेचना, वही तो मेन उद्देश्य है। तो अगर हम उसको सेल करने के उद्देश्य से अगर हम खरीदने चाहते हैं, अगर खरीद करके लेके आए हैं, तो जो प्रोडक्ट हमारे बिजनेस में है उसी को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम गुड्स के नाम से जानते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है, बाउचर नहीं समझ में आया।
देखो बाउचर के बारे में बताया जा रहा है कि किसी ट्रांजेक्शन के सपोर्ट में तैयार किए जाने वाले डॉक्यूमेंट को बाउचर कहते हैं। जैसे मान के चलो कि तुम कोई ट्रांजेक्शन कर रही हो, तो ट्रांजेक्शन को जब करोगे तो किसी बाउचर का हेल्प लेगो कि नहीं लोगी, बताओ। जैसे अगर वो ट्रांजेक्शन अगर कैश से हो रहा है, जैसे क्या होता है, मान के चलो कि हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उसका एक रिसिप्ट हमको मिलता है। और ट्रांजेक्शन का मतलब ही है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, उसी को हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं। लेन, इसका हिंदी ही होता है लेन देन। अगर हम परचेज करेंगे तो दूसरा सेल करने वाला होगा, अगर हम ही सेल करेंगे तो दूसरा परचेज करने वाला होगा। तो जब हम किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो उसका एक हमको रसीद मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है। तो मैंने परचेज किया तभी तो रसीद मिला, क्या बिना परचेज किए हमको रसीद मिल गया होता, नहीं मिला। तो उसी को हम बाउचर बोलते हैं, जो हमको रसीद मिला उसी को हम बाउचर बोलते हैं। अलग अलग बाउचर में हम उसकी एंट्री करते हैं। अगर किसी से पैसे हम प्राप्त कर रहे हैं तो उसको हम रिसीव बाउचर में एंट्री करेंगे। अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसको सेल्स बाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। अगर किसी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं तो उसको हम परचेज बाउचर में एंट्री करेंगे। अब समझ में आया, यही हमारा बाउचर होता है। अब कोई दिक्कत?